बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 3 सितंबर और पाकिस्तान में बुध की सुबह। सबसे पहले काउंटडाउन 87 डेज टू गो। 87 दिन रह गए हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की रिटायरमेंट और मुल्क में नए आर्मी चीफ के आने में। अब चलते हैं ज़रा दूसरी खबरों की तरफ और सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स के ऊपर, जिनको मौजूदा हुकूमत ने जारी किया है। ना सिर्फ जारी किया है बल्कि इंटरनेशनल मीडिया के अंदर भी खबरें लगवाई हैं। ये एक बरतानवी अखबार को देख लें, बड़ा बरतानवी अखबार है और उसके अंदर मुश्किल मुश्किल बीमारियों के लफ्ज़ जो हैं वो लिखवाए गए हैं ताकि एक इमेज क्रिएट हो कि इमरान खान साहब बहुत सीरियसली सिक हैं। इस बरतानवी अखबार को ये बताया गया है कि इमरान खान साहब को वर्टिगो है और इसी तरीके से जो लोकल मीडिया है उसके अंदर भी तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह की एक्सप्लेनेशंस जो हैं वो इमरान खान साहब के लिए छापी गई हैं। मकसद एक ही है कि एक इमेज क्रिएट हो जाए कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक नहीं है, ताकि खुदा न खास्ता कल को अगर ये कोई साजिश करते हैं उनकी ज़िंदगी के साथ तो इनके पास एक पहले से क्रिएटेड स्टोरी हो, तो उसी प्रिटेक्स्ट में, उसी अपने झूठ को, उसी अपनी मक्कारी को तूल देने के लिए ये पहले से एक केस बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। अब जो इंटरनेशनल प्रेस है उसको ये रिपोर्ट दी गई, पाकिस्तान के अंदर जारी की गई, उसके अंदर उनका ब्लड प्रेशर से लेके उनकी पल्स रेट सब कुछ जो है, सारी डिटेल जो है वो मीडिया के साथ शेयर की गई है। उनका पल्स रेट 49, जो अमूमी तौर पर, वैसे तो एथलीट्स जो हैं वो जब रेस्टिंग स्टेट में होते हैं तो डॉक्टर्स इसको, फिजिशियंस जितने भी हैं वो इसको नॉर्मल लेते हैं, लेकिन अमूमी तौर पर ये 50 से थोड़ा ऊपर ही होता है। खान साहब की भी पिछली जो तमाम इस तरह की रिपोर्ट्स आती थी उसमें 50 से ऊपर होता था। इस पर कुछ लोग इसको बायस तशवीश कह रहे हैं, लेकिन ज़्यादा वो हुकूमत ही कह रही है, क्योंकि इमरान खान साहब की जो फैमिली है उनकी अभी हाल ही में मुलाकात हुई थी, कल भी कुछ लोगों की उनसे इंटरेक्शन हुई है। तमाम लोग कहते हैं कि उनकी जो सेहत है वो बिल्कुल ठीक है। हाँ, उन्हें ज़ाहिर है रीडिंग नंबर उनका चेंज हुआ है ग्लासेस का, और ये कोई इतनी बड़ी कोई सेहत से रिलेटेड ऐसी बात नहीं है रीडिंग नंबर चेंज होना। जिन हालात के अंदर वो जेल काट रहे हैं उसमें तो ये बिल्कुल भी ज़ाहिर है, अगर वो आइडियल हालात में होते तो शायद उनका रीडिंग नंबर चेंज ना होता, लेकिन जिन हालात के अंदर उनको रखा गया है तो ये इतनी तब्दीली आना बात समझ आती है। लेकिन असल बात उनकी मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि मैं उनका चीफ ऑफ स्टाफ रहा हूँ। ज़ाहिर है उनके जो मेडिकल से रिलेटेड मामला थे उनमें भी मेरी शमूलियत होती थी या मेरी इन्फॉर्मेशन में होते थे, उन्हें कौन सा डॉक्टर चेक कर रहा है, उनका डेंटिस्ट कब उन्हें चेक कर रहा है। तो इमरान खान साहब को किसी किस्म की, खुदा का शुक्र है, कोई बीमारी नहीं थी और वो किसी किस्म की कोई मेडिकेशन नहीं लेते थे। मतलब वो ये जो बहुत सारे लोग वाइटामिन्स की दवाइयाँ लेते हैं या गोलियाँ लेते हैं या टैबलेट्स या कैप्सूल्स या वटेवर सप्लीमेंट्स लेते हैं, वो भी नहीं लेते थे। वो एक मुतवाज़न ग़िज़ा लेते थे और वर्कआउट बहुत करते थे। हाँ, उसकी वजह से उनके पाँव के नीचे कभी कभी कैलस बन जाते थे और जिसके लिए फिर वो उनको वो निकलवाते थे। मेरे भी पाँव में बन जाता है, जब भी आप ज़्यादा वॉक करेंगे तो किसी के भी बन जाएगा, उसको आप बीमारी नहीं ले सकते उनकी एक्टिविटी से। ज़ाहिर है उनके पाँव में जब वो इतनी ज़्यादा वॉक करेंगे तो वो कभी कभार वो इक्का दुक्का मौके के ऊपर ऐसी चीज़ देखने में मिली। बाकी अल्लाह का शुक्र है कि उन्हें कभी किसी किस्म की कोई बीमारी लाहक नहीं थी और मैं समझता हूँ आज भी ऐसा ही होगा। हालांकि उन पर बहुत जुल्म किया गया, लेकिन ये जो सारी कहानी हुकूमत बना रही है इसको मैं बहुत ही शक की निगाह से देखूंगा। मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन तो बहुत पहले से है जो मैंने आपको बताई थी कि कंटीजेंसी प्लान्स जो इनके हैं ABCD जो ये बनाते हैं, उसमें इनके लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर हम कोई ऐसी घटिया हरकत करते हैं तो फिर हमने मामलात को संभालना कैसे है, कौन होगा जो इमरान खान साहब की फिर जगह ले सकेगा। ये बहुत देर से ये सर जोड़ कर सोच रहे हैं। कई लोगों को इन्होंने माजी में भी लॉन्च करने की बातें सोची, प्लान की, हर दफ़ा फेल हुए, क्योंकि पूरी कौम को पता है कि इमरान खान एक ही है और लोग किसी और शख्स को उनकी जगह पर बर्दाश्त करने को कभी तैयार नहीं होंगे। बहरहाल ये जो भी सूरत हाल है मेडिकल रिपोर्ट की, इसमें खुसूसी तौर पर इस मेडिकल रिपोर्ट का इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स के अंदर छपवाना और तरह तरह की बीमारियों के नाम उसमें छपवाना, और वो इसलिए छपवाना कि मेडिकल रिपोर्ट के अंदर उनका जिक्र किया जाना और ये इमेज देना कि इमरान खान साहब अब बहुत हेल्दी नहीं है। और उसकी एक वजह तो मैंने आपको कहा कि उनकी जान को जो खतरात लाहक हैं वहाँ पर सवालिया निशान उठता है। दूसरा ये कि जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो अगर उन्हें छोटा मोटा हेल्थ का कोई इशू हो तो यहाँ पर तो अल्लाह का शुक्र है कि कोई इशू नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब इनके पास है, अगर होता तो ये उसको सामने ले आते। लेकिन याद कीजिए कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अपनी बीमारी के बारे में किसी को नहीं बताया था, हालांकि उन्हें सीरियस इशूज़ थे, क्योंकि उनकी जब बीमारी का पता चलता है तो उसके सीरियस रिपरकशंस जो हैं वो कौम को भुगतने पड़ते हैं। अभी हाल ही में देख लीजिए जो अमेरिकी सदर बाइडन है, अभी हाल ही में पता चला कि उनको शायद कैंसर जैसा मोज़ी मर्ज़ है और उस पर सदर ट्रंप और दूसरे लोगों ने सवालात उठाए कि जिस स्टेज के ऊपर उनका वो मौजूदा कैंसर, ज़ाहिर है इसकी कोई हतमी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है कि उन्हें कैंसर है भी है कि नहीं है, जो मीडिया के अंदर रिपोर्ट्स आई उसी की बेस पर मैं कह रहा हूँ। तो जो उनकी स्टेज है जो मीडिया के अंदर डिस्कस हुई कि इस स्टेज के ऊपर उनका कैंसर है, तो सभी लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये अभी से नहीं हुआ, ये 3-4 साल 5 साल से इस स्टेज पर पहुंचने से पहले उनको ज़रूर पता होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो बाइडन साहब को कम से कम साल 2 साल 3 साल 4 साल पहले से अपनी इस बीमारी का पता था। तो पूरी दुनिया में जो मेडिकल रिकॉर्ड्स होते हैं वो इसीलिए प्राइवेट होते हैं कि लोगों की मर्जी है कि उसे उन्होंने किसी से शेयर करना है या नहीं। ये मोस्ट प्राइवेट चीज़ होती है किसी भी शख्स की, भले, और ये एक ऐसी चीज़ है, वैसे नॉर्मली जो वेल्थ है, दूसरे मामलात हैं,
शादी है, तलाक है, उन तमाम चीज़ों को पूरी दुनिया में जो हेड ऑफ़ स्टेट्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, उनकी उन चीज़ों को उतना प्राइवेट कंसिडर नहीं किया जाता जितना आम शहरी की प्राइवेसी को कंसिडर किया जाता है। लेकिन मेडिकल रिकॉर्ड्स एक ऐसी चीज़ है जिसको पूरी दुनिया के अंदर, हर माशरे के अंदर मोस्ट प्राइवेट चीज़ जो है वो कंसिडर किया जाता है। लेकिन यहाँ इस हुकूमत की हरकतें देखें कि उनकी पूरी की पूरी मेडिकल रिपोर्ट्स जो है वो शाया कर रहे हैं और एक इमेज दे रहे हैं झूठा कि वो बीमार हैं, और अपने जो कंटीजेंसी प्लान इन्होंने खुदा न खास्ता बना रखे हैं, जिनमें इनका दिल है कि ये उनकी कोई ना कोई रिप्लेसमेंट कहीं से तैयार करें, पीटीआई के अंदर से, बाहर से, कोई हाथ इनके लग जाए बंदा जो इनको लगे कि अगर हम ऐसी घटिया हरकत करें तो उसके बाद जो अवाम का इनके ऊपर ज़ाहिर है गम और गुस्सा होगा और जो मामलात इनके हाथों से निकलेंगे उसको ये कैसे कंट्रोल कर सके, कौन होगा अंदर से जो फिर इनका आलाकार बनेगा और उन तमाम चीज़ों को उस वक्त इनके लिए मैनेज करेगा। भले वो ऊपर से दिखने में इमरान खान साहब के साथ बहुत सगा नज़र आए, ऊपर से वो दिखने में इमरान खान साहब का बहुत वेल विशर वो नज़र आए शख्सियत, लेकिन वो जो भी शख्सियत हो, इनका दिल ये होगा कि वो हतमी तौर पर अंदर से इनके लिए काम कर रही हो वो शख्सियत, ताकि इनके वो काम आए। बहरहाल ये तो एक सूरत हाल है जो आपके सामने रखनी थी। उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट से रिलेटेड इन्होंने ये कॉन्स्पिरेसी, मैं कहूँगा एक नई साजिश बुनने की कोशिश की है। और आपको पता है पिछले कम से कम 8 से 10 महीने से उनके ज़ाती मालिज से उनका जो मुआयना है वो नहीं करने देते, और उसकी यही वजह है कि ये इसके ऊपर एक फॉल्स पूरे का पूरा नैरेटिव क्रिएट करना चाहते हैं। अगर उनके अपने डॉक्टर्स उनको मिलेंगे तो वो सब कुछ बाहर आकर दूध का दूध पानी का पानी जो है वो आवाम के सामने कर देंगे। अब ज़रा अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर चाइना से आपके सामने रखेंगे, जहां से एक तस्वीर लीक हुई कह लें या ले ली गई। वो तस्वीर है जिसमें ईरानी वज़ीर ख़ारजा अरागची साहब जो हैं वो वॉक कर रहे हैं, और वो बड़ी मतानत के साथ वॉक कर रहे हैं, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वॉक कर रहे हैं। और ये जो हेड ऑफ़ स्टेट्स होते हैं या डिप्लोमेटिक पोजीशंस होती हैं या आर्मी चीफ़, एयर चीफ़, इन तमाम पोजीशंस के ऊपर आपकी ख़ास ट्रेनिंग होती है कि आपने किसी से बात करना है तो आपने कितना लीन होना है, आपने हाथ मिलाना है तो आपका हाथ कितना आगे जाना है। हाँ, ये अलग बात है कि कहीं दोस्ती में आप उन तमाम प्रोटोकॉल्स को कई दफ़ा लोग आगे पीछे भी करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि हमेशा वो रहते हैं, लेकिन अमूमी तौर पर आपने उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होता है। अब ज़रा आप ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर फील्ड मार्शल की और अरागची साहब की है। अरागची साहब जो है वो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, वो कोई बात कर रहे हैं। अब इस पूरे पोस्चर जो है सारे लोगों का इस तस्वीर में 4 लोगों पर आप फोकस कीजिए। एक तो पीछे सिक्योरिटी गार्ड है 5वें, तो 4 लोगों पर फोकस कीजिए, जिसमें 2 मेन लोग आपको सामने नज़र आ रहे हैं, 2 पीछे लेले नज़र आ रहे हैं। लेले कौन है उन पर मैं बाद में बात करूँगा, उनकी शक्लें भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले ये ज़रा बड़ी तस्वीर देखिए। इसमें जो इराकी फॉरेन मिनिस्टर है वो बात कर रहे हैं, पूरी डिग्निटी और मतानत के साथ वो चल रहे हैं, बिल्कुल वो लीन नहीं कर रहे, हल्का सा उनका जो रुख है वो अपनी बाईं जानब है और वो बात कर रहे हैं। लेकिन हमारे फील्ड मार्शल साहब बिल्कुल झुके हुए हैं, उनकी कमर जो है वो बिल्कुल झुक गई है, उन्होंने कान जाके आगे रख दिया है। हालांकि वो भी पूरी मतानत के साथ यही बात सुन सकते थे, उसी तरीके से बगैर लीन किए हुए। और हालांकि मिलिट्री में तो उनकी ट्रेनिंग भी होगी इस बात की कि आपने कैसे बैठना है, कैसे चलना है, क्या करना है। ठीक है, इस वक्त उन्होंने यूनिफॉर्म नहीं पहना हुआ, वो सूट में थे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मेरा नहीं ख्याल कि उनको इस तरीके से लीन होके और ये हेड ऑफ स्टेट भी नहीं थे कि चलें प्रोटोकॉल वाइज वो समझ रहे हों कि वो उनसे बहुत ऊपर नीचे, वैसे ऊपर तो हैं, वो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उस हिसाब से तो आर्मी चीफ से ऊपर हैं, लेकिन फिर भी उन्हें इस तरह लीन नहीं होना चाहिए था, मतानत के साथ ही बात उन्हें सुननी चाहिए थी। लेकिन हमारे जो हाफिज साहब हैं, अंदर से कॉन्फिडेंस कोई नहीं है, अंदर से हालात वहाँ भी बाजी वाले ही हैं, सूट पहन लेते हैं पर अंदर से माल सारा जो है वो देसी है, कोई चक्कर वो वाला नहीं है। देसी होना बुरी बात नहीं, मैं बहुत बड़ा देसी हूँ, यहाँ मैं देसी का लफ्ज़ किसी और तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूँ, देसी का लफ्ज़ प्योर देसी मानी जो है उनके हिसाब से नहीं इस्तेमाल कर रहा। अब ज़रा इसी तस्वीर में जो पीछे 2 लेले आ रहे हैं उनको देखिए। पहले ये जो अरागची साहब के दाएं तरफ जो लेला है इसको देखिए, इसहाक डार साहब। ये ज़रा मैं चाहूँगा कि मेरी टीम आपको जूम करके इनका चेहरा दिखाए। ये ज़रा देखिए कि वो कितनी ललचाई हुई नज़रों से देख रहे हैं कि हमारे बॉस जो है, मतलब आर्मी चीफ, इनके बॉस, ये डिप्टी वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के सो कॉल्ड, ये पीछे चल रहे हैं, आर्मी चीफ आगे चल रहा है। और अब आर्मी चीफ की वजह से जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की भी तौहीन कर रहे हैं। आप ज़रा गौर करें, वो भी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के आगे चल रहे हैं। अब बाहर की दुनिया को भी पता है कि इनकी कितनी इज्जत है, कितना एहतराम है और हमने इनको कितना एहतराम देना है। ईरान के जो लोग हैं, जो पर्शियन कल्चर है वो बहुत पुराना है, उसमें बड़ा रख रखाव है, उन लोगों में बड़ी तहजीब है, तमीज़ है, वो कभी भी ये काम ना करें। लेकिन अब मसला ये है कि एक ही हेड ऑफ स्टेट होता है ना, एक ही सरबराह होता है ना, आपके 4 सरबराह तो नहीं होते, आपके वालिद गिरामी तो एक ही होते हैं ना। तो अब जब आप फील्ड मार्शल साहब को खुद अपना सरबराह माने बैठे हैं तो फिर अब ईरान वाले क्या करें, उन्होंने भी तो प्रोटोकॉल उन्हीं को देना है। तो आप देखिए कि आपका प्राइम मिनिस्टर, आपका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भले फॉर्म 47 के हैं, उनके भी आगे चल रहे हैं ईरानी जो वज़ीर ख़ारजा हैं, और आर्मी चीफ जो है वो साथ चल रहे हैं, और फील्ड मार्शल साहब। और पीछे ये एक लीला हमने आपको दिखा दिया जो बड़ी तरसी हुई निगाहों से, पता नहीं अंदर वैसे बहुत ही जालस हो रहा होगा, ये अंदर से इसका दिल होगा कि तबाही बर्बादी कर दे किसी भी तरह से, लेकिन बहरहाल चल रहा है काम। दूसरा लीला देखें दोनों के दरमियान में। अब ज़रा फ्रेम को क्लोज करें, मैं चाहूँगा मेरी टीम ज़रा इसको फोकस करके आपको दिखाए। ये जो दरमियान में लीला है दूसरा,
वो आपके मुल्क का इस टाइम फॉर्म 47 पे वज़ीर आज़म रखा हुआ है फील्ड मार्शल ने। जैसे लोगों ने अपने लिए ड्राइवर रखा होता है, अपने लिए कोई और चीज़ रखी होती है, सेक्रेटरी रखा होता है साथ, ऐसे ही इनको वज़ीर आज़म कहते हैं प्यार से, वो इनको उन्होंने साथ रखा हुआ है, साथ लेके जाते हैं हर जगह पर, और ये पीछे पीछे चल रहे हैं और देखें कैसी ललचाई हुई नज़रों से ये भी देख रहे हैं कि हमारा बॉस पता नहीं क्या बात कर रहा है। ये है वो चीज़ जो पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स चाहते हैं। इसी तरीके के इन्हें प्राइम मिनिस्टर अच्छे लगते हैं, इन्हें इमरान खान अच्छा नहीं लग सकता, नहीं लगता, ना कभी लगा होगा। ये बस आंख का एक धोखा था थोड़ी देर के लिए, और वो हालात ऐसे पैदा हुए थे उस वक्त कि जरदारी साहब ने 2008 से 13 में इतनी अन्नी करप्शन कर दी थी कि इनके पास कोई चारा नहीं था, और जो नवाज़ शरीफ थे उनके साथ इनका डॉन लीक्स और दूसरे मामला पर बहुत फड्डा पड़ गया था। अवाम में मकबूल उस वक्त इमरान खान था, इनको पता था वो आ रहा है, और इन्होंने उस वक्त एक इस तरीके का झूठा प्रोपेगेंडा करके एक पोस्टरिंग की कि हम इमरान खान के साथ हैं, उन्होंने ला रहे हैं। ये कभी इमरान खान को नहीं लाना चाहते थे, ये इमरान खान को बर्दाश्त कर ही नहीं सकते, एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट आदमी है। वो इस तरीके से आर्मी चीफ आगे तो नहीं चल सकता था ना इमरान खान के, अगर वो इमरान खान वहाँ होते। और वो हालांकि वो बड़े दरवेश आदमी हैं, लेकिन दरवेश हैं पर इतने भी दरवेश नहीं हैं कि दरवेशी में जो है वो जिस उहदे पर वो हैं उसकी जो एक रख रखाव है उसको भी वो ना समझे। बहरहाल ये तस्वीर जो है ये पाकिस्तान की इस वक्त की जो मजमूरी सूरत हाल है, और पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को बाहर की दुनिया कैसे देखती है, क्योंकि इसमें फील्ड मार्शल जो कर रहे हैं वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो तो रोज़ी करते हैं, वो तो इनको अपना मुलाजम समझते हैं, तो यहाँ भी होता है। अभी हाल ही में एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट मुझे बता रहे थे, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट, कि जब हाल ही में 14 अगस्त की तकरीबात हुई तो वहाँ पर शहबाज शरीफ भी मौजूद थे, और जो आर्मी चीफ थे वो वहाँ पर सहाफ़ियों के साथ बातचीत करना शुरू हो गए। वो बातचीत रिपोर्ट नहीं हुई इतनी मीडिया में, कुछ हुई भी उसमें से कुछ हिस्सा, बहुत सीनियर सहाफ़ी वहाँ बात कर रहे थे खड़े, और शहबाज शरीफ थोड़ा दूर खड़े थे, और आर्मी चीफ ने उनसे ना ही इंटरेक्ट करने की कोशिश की, ना ही जवाब देने की कोशिश की, ना सलाम देने की। वहाँ से इसाक डार गुजरे और इनके कुछ वज़ीर गुजरे, उन्होंने बिल्कुल उनको लिफ्ट तक नहीं लगाया की, मतलब लिफ्ट तक नहीं करवाई, मुंह तक नहीं लगाया। वाज़े पैगाम आर्मी चीफ दे रहे थे कि ये मेरे सबॉर्डिनेट हैं। हाँ, 2-3 वज़रा खुद चल के आके आर्मी चीफ से मिले उन्हीं सहाफ़ियों के दरमियान, तो आर्मी चीफ ने वहाँ उनसे हैंडशेक वगैरह किया, उनसे वो नॉर्मल मिले, ठीक मिले, लेकिन शहबाज शरीफ को उन्होंने मुकम्मल इग्नोर मारा, जैसे यहाँ पर जो सूरत हाल आपको नज़र आ रही है। तो ये सूरत हाल है। अब बाहर की दुनिया को भी समझ आ गई है, ईरान को भी समझ आ गई है कि इनको कैसे ट्रीट करना है, वो भी अब इन लोगों को वैसे ही ट्रीट कर रहे हैं। उनका भी वज़ीर ख़ारजा अब हमारे वज़ीर आज़म और डिप्टी वज़ीर आज़म दोनों के आगे चल रहे हैं। अगली खबर जो वो अलीमा खानम साहबा ने ये पैगाम दिया है या बयान दिया है कि इमरान खान ने पैगाम भेजा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सख्ती से बाजोड़ ऑपरेशन पर स्टैंड ले। बाजोड़ ऑपरेशन पीटीआई को ख़त्म करने के लिए किया जा रहा है। जब एएनपी के दौर में ऑपरेशन हुआ था, एएनपी ख़त्म हो गई थी, इस ऑपरेशन को फ़ौरन बंद होना चाहिए, मुकामी लोग खुद अपने इलाके संभाल सकते हैं, ये इमरान खान साहब का कहना है। अब एक तरफ इमरान खान साहब ने इस पर तवज्जो दिलाई है, तो अब ज़रा जनरल्स की गेम देखिए कि एक तरफ ऑपरेशन हो रहा है बाजोड़ के अंदर, जिसकी मेरा नहीं ख्याल को ज़रूरत है, और बड़े सारे तरीके हैं उसको हैंडल करने के, और पीटीआई के खाते में डाला जा रहा है उस ऑपरेशन को, और हमारी भी कोताही है, हम भी उसको उस तरीके से डिसोन नहीं कर रहे पब्लिकली जाके जैसे हमें करना चाहिए। मतलब वो पीटीआई को ब्लीड कर रहा है वहाँ पर, और दूसरी तरफ जनरल साहबान ने अपने जो दूसरे वहाँ पर कारिंदे हैं उनको गर्म कर दिया है। और वो क्या बयान दे रहे हैं, ये मौलाना फजल रहमान के बेटे हैं, उनका नाम है मौलाना असद महमूद, साबिक वफाकी वज़ीर रहे हैं अभी हाल ही में आसिम मुनीर साहब की रजीम में। वो कह रहे हैं कि तुम सेक्टर कमांडर के वज़ीर आला हो, आईएसआई के सेक्टर कमांडर के, तुम फौज के वज़ीर आला हो, तुम एस्टैब्लिशमेंट के वज़ीर आला हो। और अब अगर आप गौर करें, एक तरफ फजल रहमान की पार्टी अटैक कर रही है बाजोड़ ऑपरेशन की वजह से, और दूसरी तरफ हम उसको उतना डिसोन नहीं कर रहे, तो जाहिर है साजिश तो वही है कि ये लोगों के दिलों में पीटीआई के लिए और इमरान खान के लिए नफरत क्रिएट की जाए, उसी तरह का मामला है। अच्छा जी, आगे अगर हम गौर करें तो एक और बयान बहुत ही मानी खेज बयान है, जिसको आज डिस्टेंस किया अपने आप को उससे असद कैसर साहब, जो साबिक स्पीकर कौमी असम्बली हैं, पीटीआई के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने डिस्टेंस किया है अली अमीन गंडापुर साहब के बयान से। उन्होंने कहा कि ये उनका ज़ाती बयान हो सकता है, पार्टी पॉलिसी नहीं है। कालाबाग डैम के हवाले से जो बयान है, हमने पहले भी बात की कि ये बेवक्त की रागनी जो है, इसकी समझ नहीं आई कि क्यों छेड़ दी गई। उसके साथ साथ मीडिया एक और चीज़ भी रिपोर्ट कर रहा है, कल मोहम्मद मालिक साहब ने अपने शो में रिपोर्ट किया कि अली अमीन गंडापुर साहब ये भी कह रहे हैं कि मुल्क में सदारती निज़ाम होना चाहिए। अब आप सबको पता है कि सदारती निज़ाम के लिए तो फील्ड मार्शल साहब ने अपनी खिदमात पेश कर रखी हैं, तो जो भी सदारती निज़ाम की बात करता है वो ये क्यों करता है बार बार कि सदारती निज़ाम होना चाहिए, सदारती निज़ाम होना चाहिए। अमेरिका में हमारे एक दोस्त हैं, नाम मैं नहीं लेता, बहुत ही मोहतरम दोस्त हैं, न्यूयॉर्क में रहते हैं, वो भी पिछली कई दहाइयों से सदारती निज़ाम की बात करते हैं। कभी उनसे मेरी डिटेल में बात तो नहीं हुई, लेकिन किसी दिन मेरा दिल है मैं उनको बताऊं कि निज़ाम मसला नहीं है पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान के पास कौन सा निज़ाम है और कौन सा नहीं है। मतलब आइन तो एक ही तरह का है, हमारा भी और इंडिया का भी, तो फिर क्यों हमारे यहाँ अजीज़ हम वतनों हो जाता है हर चौथे साल और वहाँ पर नहीं होता। उनको ये लगता है कि पाकिस्तान की जो कितनी सारी कौमें हैं, पाकिस्तान के अंदर फॉल्ट लाइन्स हैं, उस वजह से जो पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम है उस तरीके से नहीं चल सकता। ये बात दुरुस्त नहीं है। हो सकता है सदारती निज़ाम ज़्यादा इफेक्टिव हो, लेकिन जब तक हमारे जनरल्स का मौजूदा निज़ाम रहा
तो सदारती निज़ाम तो उनके लिए और ज़्यादा आसान होगा। वो एक सदर को पकड़ना है, उसको 2 कानों पे लगानी है और उसको कहना है ये काम करो, तो वो तो फिर कुछ अभी तो एमएनए घेरने गारने पड़ते हैं ना कुछ नेगोशिएशन करनी पड़ती हैं। जैसे चूज़े आप पकड़ते हैं, 2 पकड़े 2 निकल गए, 2 पकड़े 2 निकल गए, ये पार्टी पकड़ी, उसने ये मांग लिया, उसने ये मांग लिया। तो अभी तो बार्गेन में फिर भी इन्हें थोड़ा टाइम लगता है, आईएसआई को, सेक्टर कमांडर्स को मेहनत करनी पड़ती है। अगर सदारती निज़ाम आप ले आएँ तो एक बंदे को पहले जितवाएँ, उसके बाद उसे काबू कर लें, एक ही बंदे को, और फिर उससे लगवाते जाएंगे उठे, फिर कौम तो उसे 5 साल बाद बदलेगी, उतनी देर में अपना काम कर लेंगे, फिर अगला बंदा अपना ले आएंगे। तो निज़ाम का मसला नहीं है। पाकिस्तान में देखें सजाए मौत भी है बहुत सारे कवानीन के अंदर, लेकिन वहाँ पर जो प्रोसिक्यूशन है वो भी अपना काम नहीं करती, पुलिस भी नहीं करती। असल मसला कानून नहीं है कि कानून कौन सा है। मोटरवे पे क्या डिफरेंट पाकिस्तान का आइन है, वहाँ पर कानून की रिस्पेक्ट होती, दूसरी सड़क पर नहीं होती। तो लॉ की इंप्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट है। कई दफ़ा हमारे दोस्त जो बहुत सारे हैं वो ऐसी चीज़ों में खो जाते हैं जो असल में जिनकी पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस तब होगी भले आप वज़ीर आज़म बनाएं वहाँ, या भले आप सदारती निज़ाम लाएं, वो तब तक इफेक्टिव नहीं होगा जब तक जो आर्मी चीफ होगा वो सरनगू नहीं करेगा आइन के सामने और उस ऑफिस को इंडिपेंडेंटली काम नहीं करने देगा। अच्छा जी, आप ज़रा चलते हैं। ये बात तो मैंने आपको बता दी कि ये मेरी भी समझ नहीं कि अली अमीन गंडापुर साहब ने ये सदारती निज़ाम की इस वक्त ये बयान क्यों ठोक दिया। मीडिया बहरहाल इसे इंटरप्रेट यही कर रहा है कि ये फरमाइशी बयान है, और जाहिर है फील्ड मार्शल साहब की खुशनुदी के लिए, मैं नहीं कह रहा, ये मीडिया के दोस्त ये इंटरप्रेट कर रहे हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। पंजाब में सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की निगरानी के लिए 13 अरब रुपया खर्च करने जा रही हैं बाजी मरियम नवाज। जी हाँ, अब वो जैसे चचा साजिद नवाज ने कहा था कि ये सब्दी माँ आ गई है, अब उस तरह की बहुत सारी वीडियोस नीचे बनती हैं टिकटॉक पे और इधर उधर। अब उसके ऊपर इनको गुस्सा आया है और इन्होंने ये फैसला किया है कि पंजाब में सोशल और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की निगरानी करनी है। पहला इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर जो है वो कायम करने का फैसला किया। नाम ज़रा चेक कीजिए, इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट। तो इंटेलिजेंस फ्यूजन तो इसका मतलब हमारे जर्नल्स की भी मौज लग गई, आईएसआई वगैरह भी इसमें इन्वॉल्व होगी, थ्रेट असेसमेंट भी है, इंटेलिजेंस फ्यूजन भी है, तो मामला वहीं चला गया। तो 13 अरब से बना रहे हैं, हर साल भी उसके पैसे होंगे, तो लंबी ही फिर दिहाड़ी है, तो उनकी भी मौजें होंगी, इनकी भी होंगी, लेकिन मकसद एक ही है कि आवाम को किस तरीके से कंट्रोल करें, आवाम की आवाज़ किस तरीके से दबाएं। सादिया मजहर साहबा ने ये रिपोर्ट किया है, स्टोरी का क्रेडिट उनको जाता है, और जाहिर है वैसे तो ये स्टोरी समा पर और बहुत सारी जगहों पर चली है, लेकिन मकसद यही है इस जो भी ये डिपार्टमेंट बनाया जा रहा है कि आवाम की आवाज़ को दबाया जा सके, और उसके लिए अब बाजी मरियम 13 अरब रुपया और जो है वो इस्तेमाल करने जा रही है। अगर बात करें इस्लामाबाद की, तो वहाँ पर ऑफिशियली इश्तिहारों से तो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को निकाल ही दिया गया था। अब ऑफिशियली जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का ऑफिशियल पोर्ट्रेट है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके ऊपर जो ऑफिशियल तस्वीर है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की, उसमें से कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर को निकाल दिया गया है। हमेशा पाकिस्तान के इन सारे सालों में प्रेसिडेंट की तस्वीर के पीछे, प्राइम मिनिस्टर की तस्वीर के पीछे, हर बड़े ओहदेदार की तस्वीर के पीछे, सुप्रीम कोर्ट हो या कोई और इदारा हो, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर होती थी। अभी जरदारी साहब ने नई तस्वीर जारी की है जिसमें कायद आज़म नहीं है, उन्होंने एक पेंटिंग है जिसमें लग रहा है कि शायद वो बेनज़ीर भुट्टो साहबा को डिपिक्ट कर रही है, वो पेंटिंग जो है वो उन्होंने लगाई है, लेकिन चलें उसको छोड़ देते हैं। असल मसला इस मौजूदा रजीम को कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह से है। हर जगह से उन्हें निकाल रहे हैं, पहले उन्हें इश्तिहारात से निकाला, आप सबके सामने है वो, अब उन्हें जो ऑफिशियल पोर्ट्रेट है पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के ऑफिस का, वहाँ से भी उन्हें निकाल बाहर किया है। पता नहीं जाना कहाँ चाहते हैं, ये हमारी समझ से बाहर है, लेकिन रोज़ जो है वो नया सा नया कारनामा जो है वो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के साथ कर रहे हैं। अच्छा जी, नई रैंकिंग आई है, मुबारक हो आपको। करप्शन में पुलिस पहले नंबर पर, तो अदलिया तीसरे नंबर पर आई है। ये दूसरा नंबर हमें इन्होंने नहीं बताया कौन आया, क्या जनरल साहबान आ गए हैं? वैसे उनको तो पहले नंबर पर आना चाहिए, क्योंकि ये जो पुलिस करप्शन करती है ये भी बेचारी अपनी मर्जी से तो नहीं कर रही ना, ये भी उनकी मर्जी से कर रही है। तो ये सारी ज़िंदगी हम ऐसे ही रैंकिंग शैंकिंग करते रहे और यही समझते रहे कि ये पुलिस पहले नंबर पर, अदलिया पहले नंबर पर, तहसीलदार, पटवारी, फलां। बाद में पता चला कि इन सबके जो जद्दे अमजद हैं, जो इनको लगाने वाले, इन्हें प्रोटेक्ट करने वाले, इनको बार बार रिपीट करवाने वाले, इनकी आबियारी करने वाले, वो तो हमारे टॉप के ऊपर चंद जनरल साहबान बैठे हुए हैं। तो फिर पहले नंबर पर तो नंबर 1 तो वो हुए, लेकिन उनकी रैंकिंग को जारी करेगा तो उसकी अपनी रैंकिंग तोड़ पान दी जाएगी। आपको बताइए सैलाब के बारे में इंडिया ने दोबारा से पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया है कि सैलाब आ सकता है आने वाले दिनों में, आने वाले व्लॉग्स में उस पर भी बात करेंगे, आपको इन्फॉर्म करेंगे कि उस सिलसिले में क्या कर रहे हैं ये। हमें तो सवाए फोटोशूट के और कुछ करते नजर नहीं आ रहे। बहरहाल मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।